अच्छा जी, तो हम पढ़ने लगे जी अपना पेटी कैश। सर ये हमारे बुक का थ्योरी का चैप्टर है और इसमें को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते आपको, बट इसमें थ्योरी टेस्ट होती है। क्वेश्चंस का पार्ट एक एंड पर होगा, बस वो हम देख लेंगे कि वहां से आपको क्वेश्चन टेस्ट होता है। बाकी इसमें सारी की सारी थ्योरी आपको बस थ्योरी और आसान सी थ्योरी आपको बस समझ लेनी है, ठीक है। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे आपको वो थ्योरी याद हो जाएगी। सबसे पहले सर पेटी कैश होता क्या है? पेटी कैश एक छोटी छोटी अमाउंट का आपके पास कैश मौजूद होता है कंपनी में ना। कंपनी में डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं जो कि बिजनेस को एक तो चलाने के लिए होते हैं। एक होता है बिजनेस के ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस। लाइक आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कंपनी के पास कोई क्लाइंट आता है, वो मैनेजर के कमरे में गया। जैसे वो मैनेजर के कमरे में गया, मैनेजर ने एक छोटू को बुलाया, छोटू इधर आओ, ऐसा करो, ये सर आए हैं, इनके लिए जूस लेके आओ, या इनके लिए कॉफी लेके आओ, या चाय लेके आओ, ठीक है। अब छोटू को पैसे चाहिए, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा सर? वो जाएगा अकाउंटेंट के पास, वो अकाउंटेंट को कहेगा सर मुझे ना सर ने भेजा है और एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट के ना उसको चाय पानी के लिए पैसे चाहिए। तो हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा? जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो पैसे निकालेगा, पैसे निकाल के दे देगा। अब यहां पर एक मसला था कि अकाउंटेंट ने पैसे निकाल के दे दिए, तो वो पैसे कितने थे? सर अगर मैं रियाल में लगाऊं तो सर 3 रियाल थे, सर 5 रियाल थे, सर ज्यादा पाकिस्तानी रुपये थे तो 1000 रुपया था कम से कम। सर ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है, करोड़ों रुपए रियाल का बिजनेस हम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का हम बिजनेस कर रहे हैं। तो उसमें सर ये 5 रुपए, तीन तीन दिरहम, 3 दिनार, इनकी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करें? तो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कहा आप ऐसा करें, आप एक पेटी कैश बुक बना लें, एक पेटी कैश बुक बना लें। उसमें क्या किया करें, जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे इस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करें। दोबारा, आपके पास बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे करने के लिए एक पेटी कैश बुक बना दी गई है। उस पेटी कैश बुक से ही अब आपको सारे के सारे अपने खर्चे करने हैं। इस पेटी कैश बुक में क्या होता है? इस पेटी कैश बुक में हम मंथ एंड पे या डेली हम इसमें पैसे रखते हैं, ठीक है। इसमें कैश रखते हैं, कैश इंसर्ट करते हैं और सारा दिन इस पे एक्सपेंसेस करते हैं। तो सारा दिन इस पे एक्सपेंसेस होते रहते हैं और डे एंड पे हम अपना कैश काउंट कर लेते हैं और हम दूसरी साइड क्या करते हैं, हमें अपने एक्सपेंसेस काउंट कर लेते हैं। कैश काउंट किया, एक्सपेंसेस काउंट किया, टोटल अमाउंट देख ली, क्या ये टोटल जो हमने दिन स्टार्ट किया था उसके बराबर है? ठीक है, जो डे स्टार्ट था उस पर हमने ओपनिंग पर कुछ पैसे रखे होंगे, तो उसके बराबर हम काउंट कर लेते हैं, हाँ ये बराबर हैं या नहीं। अगर कोई मसला हो तो फिर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस की छोटी छोटी ट्रांजेक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए हमने एक पेटी कैश बुक बनाई हुई है। उस पेटी कैश बुक को हैंडल कौन कर रहा है? कंपनी का अकाउंटेंट हैंडल करता है और वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन को बस उसमें लिखता रहता है और डे एंड पे काउंट कर लेता है क्या ये पैसे बराबर हैं या नहीं है। क्योंकि बिजनेस में लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो रही होती है, हम सिर्फ मटेरियल, आप ऑडिट में भी जाके पढ़ोगे, सिर्फ ऑडिट भी उन ट्रांजेक्शन होता है जो मटेरियल अमाउंट की होती है, यानी कि जिनके जिससे यूजर का डिसीजन इफेक्ट होता है। अब 2000 क्या कहते हैं, 2 करोड़ रियाल में से अगर 5 रियाल का किसी ने को बिस्किट खा लिया, तो क्या वो मटेरियल अमाउंट है? नहीं सर। तो इसी वजह से बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो सिर्फ मटेरियल अमाउंट की रिकॉर्ड होती हैं। तो पेटी कैश बुक सिर्फ उन ट्रांजेक्शन के लिए बनाई गई है जो इमटेरियल है, जो कि छोटी छोटी अमाउंट के खर्चे होते हैं बिजनेस के डेली। तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में पैसे रख देते हैं और साथ एक अकाउंटेंट बिठा देते हैं। वो अकाउंटेंट के पास अपनी एक बुक होती है, उस बुक में लिखता रहता है, ठीक है। उस अकाउंटेंट के पास अपनी एक बुक होती है, उस बुक में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता रहता है और कैश निकाल निकाल के देता रहता है लोगों को, जो जो आता है कैश निकाल के देता रहता है और फिर डे एंड पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेटी कैश। कंटेंट्स हमारे पास काफी है इसमें, बट सारी थ्योरी ही है आपके पास पढ़ने वाली। सबसे पहले व्हाट इज पेटी कैश? पेटी कैश होता क्या है? An employee personally pay for business expenses such as coffee for the office or taxi fare to the meeting and the obtain a receipt for the payments। देखो, जब भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हो, ऐसे कुछ छोटे मोटे खर्चे है ना, आप जाके खुद करते हो। लाइक आपको आपकी कंपनी ने आपको भेजा जी एक क्लाइंट की साइट पर, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो और क्लाइंट साइट पर वो आपको भेजते हैं।
अब कंपनीज में क्या होता है कि आपने जब क्लाइंट साइड पर जाना है, क्या आपका काम था? नहीं सर। तो आप पैसे क्यों पे करो? जो आपने कंपनी से क्लाइंट की साइड पर जाना है, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस लगते हैं। अब वो एक्सपेंसेस आप क्यों पे करो? क्यों? जबकि काम कंपनी का है। तो सर वो पैसे कंपनी देगी, लेकिन कंपनी इस तरह पैसे नहीं देगी। क्लाइंट की साइड पर आप चले जाओगे, आप अपनी पॉकेट से एक्सपेंसेस कर लोगे, आप अपनी पॉकेट से एक्सपेंस कर लोगे, अपनी पॉकेट से खर्चा कर लोगे, और उस खर्चे की ना आप एक रिसीट ले आओगे। जो भी आप खर्च करोगे उसकी एक रिसीट ले आओगे। लाइक आप ट्रेवलिंग करके गए, आप 2-4 शहर बाहर गए, आपका खर्चा हुआ जी, आपकी टिकट आई 1000 रुपए की, आपकी टिकट थी, आप वापस आए। फिलहाल तो जब आप गए आपने अपनी जेब से भर दिए, लेकिन जब आप वापस आए तो आपने कंपनी को आके वो टिकट की जो फोटो थी वो दिखाई कि सर मैं यहाँ से यहाँ इतनी देर बिजनेस के इस काम के लिए ट्रेवल करके आया हूँ, तो ये पैसे मुझे वापस कर दें, क्योंकि ये आपका काम था, आपने कर रहे थे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि एन एम्प्लॉय पर्सनली पे फॉर द बिजनेस एक्सपेंस। एम्प्लॉय पर्सनली पे करता है एक बिजनेस के खर्चे के लिए, सच एज कॉफी फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए कोई कॉफी आ रही है, टैक्सी फेयर फॉर टू अ मीटिंग, किसी मीटिंग में जाना है आप टैक्सी फेयर देते हो, एंड ऑब्टेन अ रिसीट फॉर द पेमेंट, और उस पेमेंट की वो फिर रसीद लेता है। द एम्प्लॉय देन रिक्लेम द एक्सपेंसेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द पेटी कैश सिस्टम। वो पेटी कैश सिस्टम के जरिए फिर अपने जो खर्चे होते हैं उनको रिक्लेम कर लेता है कि भाई कंपनी आपका खर्चा था, मैं करके आ गया हूं, अब मुझे पैसे वापस करो। बाय साइनिंग अ पेटी कैश वाउचर एंड हैंडलिंग ओवर द रिसीट फॉर द मनी स्पेंट। अब वो पेटी कैश ऐसे नहीं होता, पेटी कैश के लिए एक वाउचर होता है। जब आप पेटी कैश का वो खर्चा रिक्लेम, एक एम्प्लॉय आता है, वो कहता है भाई मुझे 1000 रुपए मैं यहाँ पे खर्च करके आया हूँ, तो वो खर्च करके आया है, ठीक है। अब उसको पेमेंट ऐसे नहीं डायरेक्टली डब्बे से निकाला दे दिए, ऐसा नहीं होगा। आप उसे एक पेटी कैश वाउचर फिल करवाओगे, ठीक है, और पेटी कैश वाउचर फिल करके क्या करेगा जी, वो एम्प्लॉय आपको पेटी कैश वाउचर देगा, आप उसको कैश दे दोगे। ठीक है, उस पेटी कैश वाउचर पर एम्प्लॉय के साइन होंगे और फिर आप उसको कैश दे दोगे। द एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस इन द लेजर अकाउंट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हम इसको डायरेक्टली एक एक ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री नहीं बनाते, हम मंथ एंड पे देखते हैं कि सर इतने महीने की, पूरे महीने की इतनी ट्रांजेक्शन होगी है, इतना कैश, इतना पेटी कैश से गया है, इतना पेटी कैश से आया है। ठीक है, तो हम उसकी डायरेक्टली एक ही एंट्री पास कर देते होते हैं मंथ एंड पे जाके। ठीक है, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते होते हैं बिजनेस का, आखिर है तो ये बिजनेस के एक्सपेंस ना, है तो बिजनेस के एक्सपेंस, तो इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं हम मंथ एंड पर। डेली एंट्री नहीं करते, मंथ एंड पर एक एंट्री कर दी, सर इतने इतने लाख का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और इतने लाख क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस में करोड़ों का काम हो रहा है, तो 1-2 लाख का एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं काउंट होता, वो पेटी कैश से ही जा रहा होता है। अच्छा, पेटी कैश वाउचर देखें जी, ये ऐसा कुछ दिखता है आपका पेटी कैश वाउचर। पेटी कैश वाउचर में सबसे पहले पेटी कैश वाउचर लिखा होता है, देन उसके पास सीरियल नंबर होता है पेटी कैश वाउचर का, देन डेट लिखी होती है, अमाउंट लिखी होती है, फॉर व्हाट रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड, पहले रीजन दिया जाता है, इस रीजन के लिए इतनी अमाउंट चाहिए थी, अच्छा उस अमाउंट पर इतना सेल्स टैक्स था, देन फिर वो बंदा अपना सिग्नेचर करता है। ठीक है, जो बंदा पेटी कैश वाउचर फिल कर रहा होता है, यानी कि जिस बंदे ने खर्चा किया है वो फिल कर रहा होता है, फिर एक बंदा ऑथराइज करता है उसको फिल करके। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपका पेटी कैश वाउचर दिखता है। अच्छा, फिलिंग अवेट इन अ वाउचर, फिल कैसे होता है? वाउचर शुड बी गिवन अ यूनिक नंबर और सीक्वेंशियल नंबर। ये जो नंबर दिया हुआ था, ये नंबर, सीरियल नंबर हमेशा यूनिक होना चाहिए, हर वाउचर का सीरियल नंबर यूनिक होना चाहिए। ऐसे नहीं तो अगर आप लाइक आप पहले वाउचर को पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह नंबर देने, आपने ये नहीं करना पहले को पहला, दूसरे को पहला, तीसरे को पहला, ऐसा करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कौन सा वाउचर किस काम के लिए चाहिए था या किस काम के लिए यूज हुआ था। ईच वाउचर शुड बी डेटेड, हर वाउचर पर आपकी डेट होनी चाहिए। ठीक है, हर वाउचर पर आपकी डेट रिक्वायर है। देन डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड, एनी रिसीट इज अटैच। देखो, जो खर्चा हमने किया है उसकी डिटेल लिखनी है, रीजन ऑफ एक्सपेंस लिखना है। ठीक है, रीजन ऑफ एक्सपेंस आपको लिखना है, शुड बी इंक्लूडेड एंड एनी रिसीट। अगर इसके साथ आपके पास कोई रिसीट भी है ना उसकी, वो मतलब रिसीट तो देनी पड़ती है हर बार, आपको यहाँ पर एक स्टेपलर दिया जाएगा, आप स्टेपल करके यहाँ पे एक रिसीट लगा दोगे, एक रिसीट अटैच कर दोगे। ठीक है, देन द पर्सन क्लेमिंग द पेटी कैश वाउचर शुड साइन द वाउचर। जो बंदा पेटी कैश वाउचर क्लेम कर रहा है, यानी कि जिस बंदे ने पेटी कैश वाउचर फिल किया है, कौन फिल करेगा? जो बंदा खर्चा करके आया। ठीक है, जो बंदा खर्चा करके आया वही पेटी कैश वाउचर फिल करके कह रहा होगा कि भाई मुझे पैसे दो। तो जो बंदा खर्चा करके आया, जो बंदा पेटी कैश वाउचर फिल कर रहा है, वो इसको साइन भी करेगा। ठीक है, द पर्सन ऑथराइजिंग द क्लेम शुड आल्सो साइन द वाउचर। जो इस क्लेम को, यानी कि जो बंदा आके कह रहा है कि भाई मैं ये पेटी कैश वाउचर फिल कर दिया, मुझे पैसे दो। अब पैसे डायरेक्टली वो कोई हर बंदा नहीं दे सकता, एक ऑथराइज पर्सन होगा कंपनी में, वही सिर्फ उसको
पैसे उस वाउचर से, उस बॉक्स से निकाल के दे सकता है। उसके पास उसकी चाबी होगी, वो उस वाउचर, उस बॉक्स से निकाल के दे देगा। वो वाउचर और उसकी रसीद, वो वाउचर और उसकी रसीद अपने पास रख लेगा और उसको कैश दे देगा। ठीक है जी, इस तरह पेटी कैश वाउचर फिल होता है। अब ऑथराइजेशन के, ऑथराइज पेटी कैश वाउचर ऑथराइज कैसे होता है? Petty cash claim is an important issue. Each organization should have policy about who to permitted to authorize petty cash claim. देखो एक छोटा, ये आखिर छोटा मोटी अमाउंट का कैश है, तो अगर हम इसकी डायरेक्टली डेली रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते तो एक मेजर इशू है कि अगर कोई इसमें से पैसे गायब करता रहे तो कैसे उसको ट्रेस किया जाएगा। तो पेटी कैश को हमेशा एक अथोराइज पर्सन, जिसको कंपनी ने अथॉरिटी दी होती है कि भाई जो भी बंदा आएगा, जो कंपनी का एक ट्रस्टेड बंदा होगा, एक ऑथराइज बंदा होगा, वो आपकी क्या करेगा, जो भी बंदा वाउचर लेके आएगा उसका वाउचर पढ़ेगा, देखेगा क्या ये रीजन जेन्युइन है, क्या ये क्लेम, ये जो रसीद अटैच है ये जेन्युइन है, तो वो फिर उसको क्या कहते हैं अप्रूव कर देगा और उसको कैश दे दिया जाएगा। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेटी कैश, द पेटी कैशियर, जो पेटी कैशियर ही होता है नॉर्मली, हमारा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है पेटी कैश को हैंडल करने वाला, वो हमने यहाँ जो अकाउंटेंट या पेटी कैशियर ही होता है, may be given responsibility for authorization of all petty cash claim। ऐसा होता है कि कंपनी में होता है ना कि अगर तो लाइक जैसे आप कभी बैंक गए हो, तो बैंक में क्या होता है कि अगर तो आप 1 लाख, लेट से 1 लाख तक का चेक लेके आते हो ना, बैंक की पॉलिसी है, तो वो ऑटोमेटिकली आप जाओगे निकलवा लोगे। ठीक है, उसके लिए पैसे आपको कोई ऑथराइजेशन जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ, 1 लाख से ज्यादा का चेक हुआ, 1 लाख से ज्यादा का चेक होता है, तो क्या होता है सर, आप वो कहते हैं कि यार वो उधर मैनेजर साहब, बड़े साहब बैठे होंगे, मैनेजर बैठे होंगे, आप उनसे ना साइन करवा लें, आप उनसे साइन करवा लें। तो पेटी कैशियर में भी ऐसा होता है कि हो सकता है कि पेटी कैशियर को हम सारे कैश, जितनी में अमाउंट का कैश है, चाहे वो 1,000 रुपए की रसीद हो, चाहे वो 10,000 रुपए की रसीद हो, जितनी पेटी कैश की लिमिट है, ठीक है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए हम उसको कहेंगे जितनी भी ट्रांजेक्शन आए आप सबको अप्रूव कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि सर पेटी कैशियर हो ना आप, तो ऐसा है कि अगर 5,000 तक की कैश की ट्रांजेक्शन आपका कोई क्लेम आता है तो वो तो आप अपनी मर्जी से निकाल के दे दोगे, लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा होगा ना, तो ऐसा करना कि जो ऊपर आपके मैनेजर है ना, जो असिस्टेंट मैनेजर साहब बैठे हैं, उनको आपने वो खुद नहीं ऑथराइज करना, आपने असिस्टेंट मैनेजर साहब के पास भेजना है उस बंदे को, वो वहां से एएम से साइन करवा के आएगा। ठीक है, तो इस लाइन में वो ये कह रहा है कि आपका पेटी कैशियर हो सकता है, मे भी हम उसको सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें, यानी कि चाहे जितनी मर्जी अमाउंट का कैश हो, पेटी कैशियर की पेटी कैश की जो लिमिट होती है, ठीक है, उस लिमिट के अंदर चाहे वो जितनी अमाउंट का कैश आया, कैश की क्लेम आया, वो दे सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई हम उसको एक लिमिट तक रखते हैं कि 5,000 तक तुम दे सकते हो, अगर 5,000 से ज्यादा हो तो पेटी कैशियर अप्रूव नहीं करेगा, फिर एएम अप्रूव करेगा। ठीक है, एन एम्प्लॉई और डायरेक्टर द अदर देन पेटी कैशियर। अच्छा, ये नॉर्मली जो कंपनी में होता है वो या तो कोई दूसरा एम्प्लॉई होता है, ठीक है, वही जो मैंने आपको कहा कि आपका हमको मैनेजर वगैरह हो सकता है, या आपका डायरेक्टर हो सकता है। नॉर्मली डायरेक्टर्स नहीं होते, क्योंकि डायरेक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर 20 मिनट के बाद आने वाली एक रसीद के ऊपर साइन करते रहे, तो ये ज्यादातर मैनेजर्स के ही सर लगा दिया जाता है ये काम। द पेटी कैशियर मे ऑथराइज ऑल क्लेम अप टू सर्टेन अमाउंट while above amount is authorized by some other official। यही बात जो हम कर रहे थे कि पेटी कैशियर 5,000 तक की अमाउंट तो अप्रूव कर पाएगा, लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा की अमाउंट हुई तो कंपनी की पॉलिसी है कि फिर पेटी कैशियर इसको अप्रूव नहीं करेगा। फिर कौन अप्रूव करेगा? फिर कोई अदर ऑफिशियल पर्सन, या वो आपका एम्प्लॉय हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कोई आपका मैनेजर हो सकता है, फिर कोई अदर बंदा, फिर वो पेटी कैशियर उसको नहीं अप्रूव कर सकता। अगर उसने किया है तो उसने गलत किया। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर कैसे होता है, पेटी कैश को प्रोसीजर कैसे चलता है? द क्लेम शुड बी सपोर्टेड बाय एडिक्वेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग द एक्सपेंस इज वैलिड, प्रूविंग द एक्सपेंस इज वैलिड। अब आपका जो एक्सपेंस है ना, सबसे पहले प्रोसीजर किस तरह चलता है, जो आपका एक्सपेंस हुआ है वो वैलिड होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट से, किसी एक रसीद से, ये जो सपोर्टिंग एडुकेट डॉक्यूमेंट का मतलब किसी रसीद से, किसी रसीद से, किसी रिसीट के जरिए वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, कोई गलत खर्चा ना करें कि आप कंपनी के साथ फ्रॉड ना करें, गलत रसीद लगा के ना करें। द क्लेम शुड नॉट एक्सीड द पेटी कैश लिमिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक पेटी कैश लिमिट है कंपनी की जी, वो 40,000 तक का खर्चा अप्रूव कर देते हैं पेटी कैश में। पेटी कैश अगर 40,000 का खर्चा है तो वो पेटी कैश से लिया जा सकता है। लेकिन अगर क्लेम आता है सर 45,000 रुपीज का, तो वो अप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पेटी कैश लिमिट को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, देन स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे एडिकेट डॉक्यूमेंट, तो वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं?
Sporting document. Most type of petty cash claim is straightforward office expenses such as purchase of coffee, biscuit, stamp, buses, taxi fare and so on. जो नॉर्मली जो पेटी कैश के जो खर्चे होते हैं वो सीधे साधे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक कि हम कोई कॉफी, एक जो एम्प्लॉय है आपका मुलाजिम रखा हुआ वो कॉफी ले आया, बिस्किट ले आया किसी क्लाइंट के लिए, कोई स्टैम्प पेपर बायर से पकड़ लाया, कोई बस या टैक्सी का फेयर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, नॉर्मली यही होते हैं. इन दीज केसेस, a, sem, a simple receipt or till roll receipt is a sufficient evidence for the payment for expenses. एक सिंपल रिसीट आपकी वैलिड होती है. अगर इसके ऐसा केस है ना कि आपको खर्चा, कोई ऑफिस के लिए बिस्किट खरीद के लाए हो, कुछ स्टैम्प टैक्सी वगैरह इस तरह के कोई छोटे छोटे खर्चे हैं, तो इन केसेस में आपके जो नॉर्मली जो रिसीट होती है वो आपके बसेस के टिकट्स वगैरह होती हैं, कुछ जो आप जहां से खरीद के लाए हो, आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, वो उसी टाइम आपको रसीद दे देते हैं जो भी चीज खरीदते हो, तो वो आपके पास रसीद काफी होती है क्लेम वैलिड करने के लिए. ठीक है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो आपकी रसीद वैलिड है. फॉर बस फेयर्स द टिकट इटसेल्फ माइट बी यूज्ड एज एन एविडेंस. देखो, अगर आपने कोई एम्प्लॉय आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस करता है, ट्रैवल करके किसी क्लाइंट की जगह पर जाता है कंपनी के काम के लिए, तो वो उस ट्रैवलिंग के लिए उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, उसकी वो टिकट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगी. ठीक है, जो बस की टिकट उसने ली थी. However, if the payment includes sale tax that can be reclaimed for the tax authority, a proper sale tax receipt showing the supplier name, sales tax registered number is required. देखो, हमने यहाँ पर लिखा था कि आपका इसमें सेल टैक्स भी होता है, सेल टैक्स भी ऐड होता है, तो इस लाइन में वो आपके पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है however if the payment includes sale tax, अगर पेमेंट में सेल टैक्स इंक्लूड है, that can be reclaimed for the tax authorities. ये भी हम आपको पता है जो बिजनेस होते हैं वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड ही होते हैं, तो वहां वो क्या करते हैं, उनको ये सेल टैक्स भी कंपनी से लेना है. ठीक है, ये सेल टैक्स भी कंपनी से लेना है, और सॉरी टैक्स अथॉरिटी से लेना है, सेल टैक्स भी टैक्स अथॉरिटी से वापस लेना है. कंपनी को वो सेल टैक्स जो इंप्लॉय भर के आया है, इंप्लॉय को तो वो एक बार दे देंगे, पैसे पूरे दे देंगे. अब वो सेल टैक्स है, वो कंपनी के पास एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए, एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिसके जरिए वो सेल टैक्स भी अपना रिक्लेम करवा सके. ठीक है, तो उस के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास उस रसीद पर, जो एम्प्लॉय रसीद लेके आएगा, उस रसीद पर क्या होना चाहिए, सप्लायर का नेम एंड सेल टैक्स रजिस्टर्ड नंबर इज रिक्वायर्ड. सप्लायर का नेम होना चाहिए उस रसीद पर. जो एम्प्लॉय पेटी कैश वाउचर फिल कर रहा है, वो पेटी कैश वाउचर फिल करने वाले बंदे के पास एक तो सप्लायर का नेम होना चाहिए उस रसीद पर, सेल टैक्स, दूसरी चीज सेल टैक्स रजिस्टर्ड. टू रिकॉर्ड द सेल टैक्स प्रॉपरली, द टैक्स शुड बी शोन ऑन पेटी कैश वाउचर. देखो, हमने एक अलग साइड बनाई थी ना टैक्स के लिए, टैक्स के लिए एक अलग चीज बनाई हमने. तो वो ये कह रहा है कि अगर आपको सेल टैक्स रिकॉर्ड करना है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सेल टैक्स का एक अलग कॉलम हो आपके पेटी कैश वाउचर पर. ठीक है, द वाउचर विल देयरफॉर शो द एक्सपेंस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, द सेल्स टैक्स एंड टोटल एक्सपेंस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. देखो, यहां पर भी ये हो रहा था, आपका पहले यहाँ पे एक्सपेंस लिखते हैं जिसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, फिर उसमें सेल टैक्स ऐड करते हैं, और आपके पास यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाती है, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाती है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव और यहाँ पर टैक्स, एक्सक्लूसिव अमाउंट प्लस टैक्स, एक्सक्लूसिव अमाउंट प्लस टैक्स और टोटल अमाउंट. तो यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका जो पेटी कैश होता है उसमें पेटी कैश वाउचर में आपको 3 कॉलम बनाने, एक तो एक्सक्लूसिव अमाउंट, फिर सेल टैक्स और देन फिर टोटल एक्सपेंस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. देन अब ये प्रोसीजर कैसे चलेगा, द क्लेम शुड बी सपोर्टेड बाय एडुकेट डॉक्यूमेंट. अच्छा, मेरे ख्याल में ये वो दोबारा ये लिखा गया. ठीक है, तो लेट्स से वही बात है, प्रूविंग द एक्सपेंस इज वैलिड, द क्लेम शुड नॉट एक्सीड द पेटी कैश लिमिट. ठीक है जी, जो क्लेम हो रहा है वो पेटी कैश वाउचर की लिमिट से ज्यादा एक्सीड ना करे, और वो उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं. आई थिंक ये दोबारा 2 बार लिखा गया. अच्छा, नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है. एक एम्प्लॉय आता है, वो आके कहता है सर ये मैंने खर्चा किया है, तो वो कहता है भाई दिखाओ रसीद, वो कहता है सर मेरे पास रसीद नहीं है. अब उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई रसीद नहीं है, तो क्या होगा, some expenses claimed from petty cash may not have supporting receipt. For example, the employee may simply have lost the receipt. देखो, ऐसा केस है कि एम्प्लॉय ने खर्चा किया लेकिन उससे रसीद गुम गई है, तो ऐसे खर्चे को अब रिक्लेम किस तरह किया जाएगा, क्या ये एम्प्लॉय को वापस दिए जाएंगे, हालांकि एम्प्लॉय तो मे बी लगा के आया हो, मे बी वो झूठ बोल रहा हो. ठीक है, तो इन दोनों केस हो सकते हैं. हो सकता है एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है कि मैंने उसने खर्चा किया नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ उसके पास रसीद ही नहीं है. लेकिन ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय ने खर्चा किया, जेन्युइनली वो खर्चा हुआ, उसके पास रसीद गुम गई है. तो इससे इस केस में क्या होगा,
Many organizations allow claim to be authorized if they are considered reasonable, typically requiring approval from the claimant manager. देखो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, इसको भी अप्रूव कर देती हैं, चाहे उसके पास रसीद नहीं है। नॉर्मली हम यही कहते हैं कि रसीद होनी चाहिए, नहीं तो अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज को भी वो अप्रूव कर देते हैं। मनी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ क्लेम टू बी ऑथराइज्ड, इस क्लेम को ऑथराइज कर देते हैं इफ दे आर कंसीडर रीजनेबल, अगर वो जेन्युइन रीजन, लाइक कंपनी में अगर कोई काम हो रहा है तो अगले बंदे को पता होता है हाँ यार ये वाकई ये बंदा गया था, ये इस काम के लिए गया था, एक और बंदा आके कह देता है उसके साथ खड़ा कि हाँ यार ये वाकई इसको मैंने भेजा था। तो इस टाइप की इस केस में कंपनी जो आपका पैटी कैशियर होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा ऐसा करो, अपने जो आपका जो मैनेजर है, अपने रेलिवेंट मैनेजर के पास जाओ और उसको कहो मुझे कॉल करे या मुझे मेल करे कि हाँ यार ये बंदा वाकई इस काम के लिए गया था, हो सकता है इससे रसीद गुम गई है लेकिन ये वाकई ये काम करके आया है। ठीक है, तो फिर अगर वो मैनेजर आपको अप्रूव कर दे, क्लेमेंट का मैनेजर अप्रूव कर दे, क्लेमेंट कौन होगा, जो पेटी कैश वाउचर फिल कर रहा है। पेटी कैश वाउचर कौन फिल कर रहा है, जो कि खर्चा करके आया है, ठीक है, आपका एम्प्लॉय। तो वो क्लेमेंट के मैनेजर से पूछते हैं और मैनेजर अगर अप्रूव कर देता है तो फिर हम उसको असेस करके उसको पैसे देते हैं। हु कैन बेस्ट असेस द वैलिडिटी ऑफ एक्सपेंस, हाँ जी, मैनेजर जो इस रेलिवेंट मैनेजर होगा उसी ने उसको किसी ना किसी काम के लिए भेजा होगा और वो फिर इस एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से खुद पर्सनली असेस कर सकता है, देख सकता है। अच्छा, पेमेंट इन एडवांस। अच्छा, एक तो हमने अभी तक जो हम देख रहे थे, हम कह रहे थे कि एम्प्लॉय गया और उसने खर्चा किया और फिर उसने आके हमसे क्लेम किया, उसने वापस आने के बाद पैसे क्लेम किए कि भाई मैं ये खर्चा करके आऊं, जरा ये पैसे तो वापस कर दो। ठीक है, ये अभी तक हम ये पढ़ रहे थे। लेकिन अब केस आया कि एडवांस में, यानी कि एक क्लाइंट आया, अब एम्प्लॉय डायरेक्टली चाय लेने नहीं गया, वो आया अपने पेटी कैशियर के पास, उसने कहा यार मैंने ना बाहर चाय लेने जाना है, तो जरा ऐसा करो पैसे तो दे दो कुछ। तो ये केस है, अब ये केस है पेमेंट इन एडवांस का, कि एडवांस में पैसे दे रहे हैं, अभी वो खर्चा नहीं किया, एडवांस में पैसे दे रहे हैं। व्हेन द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, द एम्प्लॉय विल नॉर्मली बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर द एक्चुअल एक्सपेंस एंड रिटर्न एनी चेंज टू द पेटी कैशियर। देखो, इस केस में क्या होता है कि जब भी कोई खर्चा होता है तो एम्प्लॉय क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट ला के देता है अपने लेट से, इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जो एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय ने आके पेटी कैशियर को कहा कि भाई मैंने ना चाय लेने जाना है और साहब के ना ऑफिस में ना बंदे आए हैं तो मुझे उसके लिए चाय लेने जाना है, तो ऐसा करो 20 रुपए दे दो, 20 20 रियाल दे दो। उसने कहा ठीक है, 20 रियाल उसने निकाले, उसको दे दिए। जो वो एम्प्लॉय गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय गया और जाके ना उसने चाय लाई, ला के दे दी, जो बिस्किट थे सारा कुछ लाया, और वो टोटल आए सिर्फ 18 रुपए की। ठीक है, अब ये जो 2 रुपए बच गए हैं, ये जो 2 रुपए बच गए हैं, ये क्या करेगा, वो आके पेटी कैशियर को वापस कर देगा। ठीक है, वो आके पेटी कैशियर को वापस कर देगा। तो यही इस लाइन में लिखा है, व्हेन द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, जब खर्चा हो जाता है, द एम्प्लॉय विल नॉर्मली बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर द एक्चुअल एक्सपेंस, जो खर्चा हुआ है उसका एक्चुअल एक्सपेंस का उसे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। एंड इन रिटर्न एनी चेंज टू द पेटी कैशियर, और जो कोई अगर कोई चेंज वापस पड़ा है तो वो पेटी कैशियर को दे दिया जाता है। ठीक है, इन सच केसेस अ पेटी कैशियर वाउचर इज इनिशियली फिल्ड, एक मिनट रुकिएगा।
अच्छा, हम पेमेंट इन एडवांस का केस पढ़ रहे थे कि अगर एक एम्प्लॉय एडवांस में पेमेंट लेके चला जाता है तो जितना खर्चा हो जाता है वो ठीक है, बाकी जो पैसे बच जाते हैं वो पेटी कैशियर को वापस कर देता है। इन सच केसेस In such cases, a petty cash voucher is initially filled in the amount of cash taken, and when the change is returned, the voucher is then altered to show the actual amount of spending. दोबारा लाइन पढ़ो, वो कह रहा है इन सच केसेस, इस केसेस में a petty cash voucher is initially filled, जब वो पैसे 20 रुपए ले गया उसी टाइम petty cash voucher fill कर दिया गया in the amount of cash taken, कितना कैश ले गया 20 रुपए के अमाउंट से, एंड व्हेन द चेंज इज रिटर्न, यानी कि जो 2 रुपए उसने जब रिटर्न किए, द वाउचर इज देन अल्टर्ड टू शो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, वाउचर को चेंज किया जाता है, 20 रुपए खत्म करके क्या कर दिया जाता है 18 रुपए लिख दिया जाता है। ठीक है, पेमेंट एंड एडवांस में यही केस होता है। तो ये नीचे उसने एग्जांपल भी बनाई गई है हमारे पास। एग्जांपल है जी, द मैनेजिंग डायरेक्टर असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू बाय सम लाइट रिफ्रेशमेंट फॉर हिज evening board meeting but does not have enough personal cash on hand to do so. The assistant manager makes a claim for petty cash of $10. The estimated price of the item is required. The actual expense was $8.47. देखो, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको अपनी बोर्ड मीटिंग के लिए शाम को उसने को मीटिंग करनी है, उस बोर्ड मीटिंग के लिए उसको कुछ पैसे चाहिए, उसको कुछ चीजें चाहिए, लेकिन वो उसके पास कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट यानी कि कुछ खाने पीने के लिए चीजें चाहिए, बट उसके पास अपनी जेब में कैश नहीं है। तो क्या करेगा, वो पेटी कैशियर के पास भिजवाएगा एक बंदा, वो पेटी कैशियर से 10 रुपए ले लेगा, लेकिन जो खर्चा एक्चुअल में हुआ वो 8.47 है। तो अब वो क्या करेगा, जो ऊपर वाले 8 और 8.10 और 8.47 यानी कि 1.53 और ज्यादा बनते हैं 1.53 रुपीज, ये क्या करेगा, ये पेटी कैशियर को रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, ये पेटी कैशियर को रिटर्न कर देगा। तो ये होता है जी पेमेंट इन एडवांस। पेमेंट इन एडवांस में क्या होता है कि पहले उसी अमाउंट से वाउचर फिल किया जाता है, 20 रुपए की अमाउंट से ही वाउचर फिल किया जाएगा, बट इन बाद में क्या होगा, जितनी एक्चुअल अमाउंट लगे वो उस अमाउंट से चेंज कर दिया जाएगा वाउचर को, यानी कि पहले 20 रुपए से फिल किया गया, अब 20 रुपए काट के हम उसको 18 कर देंगे क्योंकि 2 रुपए हमारे पास वापस आ गए। देन आता है जी हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ कैश। अब इस कैश जो आपके पास पेटी कैश में, पेटी कैश बॉक्स होता है हर कंपनी में अंदर, वो एक डब्बा बड़ा होता है कैशियर के पास, तो वो उसको अब सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी का क्या ख्याल रखा जाता है, उसको किस तरह सिक्योर बनाया जाता है। पेटी कैश इज यूजुअली केप्ट इन मेटल टिन बॉक्स विद अ लॉक एंड की। पेटी कैश एक हमारे पास डब्बा होता है, उस पे लॉक लगा होता है और चाबी होती है। इनसाइड द पेटी कैश टिन देयर आर नोट्स एंड कॉइन। उस पेटी कैश बॉक्स के अंदर, उस पेटी कैश के डब्बे के अंदर, टिन के अंदर आपके पास क्या होते हैं, नोट्स होते हैं और सिक्के होते हैं। एंड द पेमेंट फॉर द पेटी कैश एक्सपेंस आर मेड फ्रॉम द मनी इन द टिन। और फिर पेमेंट किस चीज से की जाती है, पेमेंट किस चीज से की जाती है, वो जो पैसे पड़े हुए हैं आपके पेटी कैश में से, ठीक है, उस पेटी कैश से पैसे निकाल निकाल के दिए जाते हैं। Every so often the petty cash is topped up by withdrawing more cash from bank account by writing a check for petty cash. अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसमें वो कह रहा है कि आपका पेटी कैश, देखो पेटी कैश में कोई अरबों खरबों तो पड़े नहीं हुए, वो पेटी कैश के पैसे खत्म हो जाते हैं डे एंड पे, वीक एंड पे वो खत्म हो जाते हैं। जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्या हुआ जाता है, पेटी कैश इज टॉप्ड अप बाय विड्रॉइंग मोर कैश फ्रॉम बैंक। टॉप अप यानी कि जब आप, आपने वर्ड सुना होगा टॉप अप, क्या आप गेमिंग के लिए अक्सर यूज होता है कि हम टॉप अप करवा रहे हैं, तो टॉप अप का क्या मतलब है कि आप उस पेटी कैश में और पैसे डाल देते हो। जब पैसे खत्म हो जाते हैं, बैंक से एक चेक लिखते हो, चेक से कैश आ जाता है आपके पास, वो कैश आप दोबारा पेटी कैश में रख देते हो। ठीक है, पेटी कैश बॉक्स फिर भर गया, अब उससे फिर खर्चे होते रहते हैं। क्लियरली देयर इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम विद पेटी कैश एंड इज एन इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर एक पेटी कैश के लिए साफ साफ तौर पर एक सिक्योरिटी इशू है। क्या जी, द पेटी कैश टिन इज केप्ट इन अ सिक्योर प्लेस सच एज लॉक डेस्क ड्रॉर टू डिटर थेफ्ट। देखो पेटी कैश चोरी हो सकता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम इस पेटी कैश बॉक्स को कहां पर रखें, एक सिक्योर प्लेस पर, किसी ड्रॉर में, किसी लॉकर में इस पेटी कैश बॉक्स को रखा जाए। ठीक है, ओनली वन or possibly two designated individual should be permitted to make payment from tin box. मैंने कहा था टिन बॉक्स से नॉर्मली हमारा कैशियर ही पेमेंट दे रहा था, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कभी कैशियर नहीं आया तो उसकी जगह कौन पेमेंट देगा जी, कोई एक आधा बंदा, हम एक और बंदा रख लेते हैं। नॉर्मली एक ही होता है, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं पेटी कैश की पेमेंट्स को अप्रूव करने के लिए। To reduce the risk of loss, a business should only keep as much cash in petty cash as it consider reasonably necessary, so that if the petty cash tin is stolen, the amount of loss might not be large.
टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस, पैसे घूमने के लॉस को कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, अ बिजनेस शुड ओनली कीप एज मच कैश इन पेटी कैश एज इट कंसीडर रीजनेबल नेसेसरी, कि बिजनेस सिर्फ पेटी कैश में उतना ही कैश रखे, उतने ही पैसे रखे जितने उसको अंदाजा है कि सर डेली का खर्चा इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। सो दैट इफ पेटी कैश टीन इज स्टोलन, लेकिन तो अगर पेटी कैश एट द डे एंड, अगर आपका पेटी कैश क्या कहते हैं बॉक्स जो चोरी हो भी जाए तो कोई ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपने बस उतने ही पैसे रखे थे जितने सारे दिन में खर्च हो गए, कोई 10-20 रुपए पड़े होंगे, अगर चोरी हो भी गया पहली बार हम देख लेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा बिजनेस को। क्यूरीज एंड प्रॉब्लम, अब इसमें मसले क्या है, इस सारे केस में मसले क्या है, सवालात क्या है, मसले क्या है। Occasionally, when a petty cash claim are being processed, a query may arise. Possible reason for this included. एक जब भी एक petty cash claim arise होता है तो इसके साथ एक सवाल भी पैदा होता है। उस सवाल के possible reasons क्या हैं? A petty cash voucher might not have signed by authorized person. हो सकता है कि जो petty cash voucher है वो किसी authorized बंदे ने, जिसको हमने authority दी थी, उसे साइन ही नहीं किया। The person making claim should be told that petty cash claim cannot be paid without proper authorization. या ये भी हो सकता है कि हम अब petty cash voucher, petty cashier क्या कहता है कि भाई मैं पैसे नहीं देता आपको, आप क्या जो petty cashier का क्या कहते हैं, petty cashier क्या कहता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो ये दो हमारे पास इश्यूज अराइज होते हैं, ठीक है, कि या तो हो सकता है कि वो ऑथराइज करने वाला बंदा आपको ऑथराइजेशन ही ना दे, या हो सकता है कि जो साइन जो आपने पेटी कैशियर पर ऑथराइज्ड पर्सन के साइन होते हैं वो किसी और ने कर दिए हैं या वो किए ही नहीं है, ठीक है। तो ये दो इश्यूज हैं। एग्जांपल इसकी दी हुई है जी, देयर माइट बी ओनली 2 पीपल परमिटेड टू ऑथराइज क्लेम, सिर्फ 2 बंदों को अथॉरिटी है कि वो क्लेम ऑथराइज करेंगे, एंड दे माइट बोथ आर एब्सेंट, और वो दोनों ही छुट्टी पर हैं, इत्तेफाक से दोनों ही छुट्टी पर हैं, then there should be a established procedure for dealing with such problem। तो इसके लिए एक प्रोसीजर बनाया जाता है कि फर्ज करो कि लेट से ये बंदा भी नहीं आया, ये बंदा भी नहीं आया, दोनों ही नहीं आए, तो क्या करें, तो फिर वो कहता है कि एक सीनियर पर्सन कंपनी में होता है, उससे जाके साइन करवा लो। यूजुअली द क्यूरी शुड बी रेफर टू सम मोर सीनियर फॉर डिसीजन, किसी सीनियर के पास डिसीजन के लिए भेज दी जाती है, फिर वो सीनियर असेस करता है, देखता है कि हाँ यार क्या ये वाकई जो क्लेम है ये ऑथराइजेबल है, क्या ये वाकई वैलिड क्लेम कर रहे हैं या ये इनवैलिड क्लेम कर रहा है। मैनुअल पेटी कैश बुक, मैंने कहा था आप इसको रिकॉर्डिंग ज्यादा नहीं कर रहे होते, तो एक मैनुअल आपने एक रजिस्टर बनाया होता है, उस रजिस्टर के ऊपर आप, मैनुअल का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे, आप किसी रजिस्टर वगैरह पे काम कर रहे हो, ठीक है। Although payment out of petty cash are usually quite small, छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं, they have to be accounted for, उनको भी अकाउंट फॉर किया जाना चाहिए, रिकॉर्ड किया जाने के चाहिए। A petty cash book is used for recording transaction involving petty cash just as a cash book is used to record transaction involving receipt into payments from the bank account। देखो जैसे आपकी नॉर्मली होता है कि आप कैश बुक में जो पैसे निकलवाते हो, बैंक से पैसे निकलवाते हो, बैंक में पैसे जमा करवाते हो, उसके लिए आपका कैश बुक यूज हो रही होती है, ठीक है, कैश बुक यूज हो रही होती है। इसी तरह आपके पेटी कैश के लिए आपकी पेटी कैश बुक यूज होती है, उसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द पेटी कैश बुक आर पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस, नॉर्मली हम उससे पेमेंट्स ही कर रहे होते हैं, ठीक है। However, the money withdrawal from the bank account to top up petty cash are also recorded। हाँ, जो पैसे हम बैंक से निकलवाते हैं, लेट से आपका पेटी कैश जो टिन है, जो बॉक्स है, उसमें पैसे खत्म हो गए हैं, अब उसमें दोबारा पैसे डालने हैं, तो बैंक से जाके एक पेमेंट बैंक को चेक लिखते हो, चेक लिख के बैंक से पैसे निकाल कर और उस डब्बे में फिर दोबारा डाल देते हो। तो ये कह रहा है कि जो पैसे दोबारा पेटी कैश में डाले हैं, जो रीफिल किया है पेटी कैश को, वो भी रिकॉर्ड किया जाए। However, since payment into petty cash are used or only withdrawals of such cash from bank, जो आपके पास पेमेंट्स इनटू पेटी कैश बॉक्स, जो पेटी कैश बॉक्स में पेमेंट यानी कि पेटी कैश बॉक्स में जो पैसे डाले जाते हैं वो बैंक कैश फ्रॉम बैंक होता है, बैंक से विड्रॉ किया जाता है। देयर इज नो नीड फॉर एनी एनालिसिस कॉलम ऑन द कैश रिसीट साइड ऑफ द बुक, कि बुक में आपने कोई ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने एक कैश कॉलम भी बना देना। पेटी कैश का एक एक्सपेंस बनाते हो और एक पेटी कैश में जो इनकम जो आपके दोबारा वापस आ रहे होते हैं पैसे, ठीक है, इनकम नहीं, जो आपके पैसे, एक तो आपने पैसे 20 रुपए दिए, वो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, फिर आपने उसको अल्टर किया, 18 कर दिया, 18 रुपए खर्चा हुआ था, 2 रुपए वापस आ गए, तो 2 रुपए वापस का भी कॉलम बनाना है। लेकिन इस केस में आपने ये नहीं करना कि जब आपका बॉक्स खाली होता है और आप बैंक से पैसे लेके आते हो,
जब आपका बॉक्स खाली होता है और आप बैंक से पैसे लेके आते हो और बॉक्स को दोबारा भरते हो, तो उस भरने के पैसे आपको बुक में रिकॉर्ड नहीं करने, ठीक है, वो आपके कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, पेमेंट आउट ऑफ पेटी कैश should also be a wide range of different expenses, so there will be a large number of analysis column on the cash payment side। देखो नॉर्मली क्या होता है, आपकी पेटी कैश के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोई बस का फेयर है, कोई क्या कहते हैं, कोई टैक्सी फेयर है, कोई कॉफी है, कोई चाय है। तो हम सबका कॉलम अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम बस एक एक्सपेंसेस का कॉलम बनाएंगे और उसको डील करते रहेंगे। द पेमेंट साइड ऑफ द पेटी कैश, द पेमेंट साइड ऑफ द पेटी कैश बॉक्स शुड देयरफॉर हैव अ कॉलम फॉर, हाँ जो पेमेंट्स का हमने एक एक्सपेंसेस का कॉलम बनाया होगा, यानी कि हमने जो पेमेंट्स की हैं, जो रिसीट की हैं, दो कॉलम होंगे, एक पेमेंट का कॉलम होगा, एक रिसीट का कॉलम होगा पेटी कैश बुक में, नॉट के पेटी कैश वाउचर। पेटी कैश बुक में एक पेमेंट का कॉलम होगा, एक रिसीट का कॉलम होगा, ठीक है। द पेटी कैश वाउचर नंबर, ब्रीफ डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस एनालिसिस कॉलम इंक्लूड अ सेल टैक्स। वही बात जो हमने ऊपर पेटी कैश वाउचर पढ़ा था, उसमें हमारे पास क्या था कि आपके पास एक अमाउंट होती है, एक ह्यूज अमाउंट होगी, एक अमाउंट होगी, अमाउंट के साथ आपने सेल टैक्स पहले एक्सक्लूसिव अमाउंट लिखनी है, फिर उसके साथ टैक्स लिखना है और देन फिर इंक्लूसिव अमाउंट, टोटल अमाउंट लिख देनी, ठीक है जी। जी सो अच्छा, नेक्स्ट हम इसको फिर कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ये सारा अभी तक जो हमने पढ़ा है ये आपका थ्योरी पार्ट था, कल हम इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है जी। सर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है? हाँ होंगे, अभी हम फिलहाल इसको एक बार कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।